अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का मेरा टॉपिक है इम्प्लांटेशन। चूँकि आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हो कि एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है इनसाइड द मदर्स फॉर्म, तो प्रायरली हमने क्लीवेज पढ़ा, फिर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन पढ़ी कि ब्लास्टोसिस्ट कैसे फॉर्म होता है, और आज का टॉपिक इसी से मुंसलिक है, दैट इज़ इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है? जब फर्टिलाइजेशन हुई, जायगोट बना, वहाँ पे क्लीवेज हुई, डिफरेंट स्टेज ऑफ क्लीवेज, तो फाइनली वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बनता है एंड दैट ब्लास्टोसिस्ट रीच टू द यूटेरिन वॉल ऑफ द मदर। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बताया था कि when the single celled zygote is formed after fertilization at the junction of ampulla and isthmus of the fallopian tube of mother, and then this zygote undergoes first mitotic division after 30 hours, resulting in the formation of two cells, and after 40 hours, and this structure of two-celled structure again goes in next mitotic division, thus forming four mitotic cells. Then the third division occur after 72 hours, forming 8-cell structure, and similarly at the time of 96 hours, and that is after 4 days, there is formed a structure with 16 cells. तो जो ये 16 सेल स्ट्रक्चर होता है विच रीच टू द uterine wall after 4 days or 96 hours, this is actually marula, and finally वहाँ पे और डिविजन्स और डिविजन्स होते हैं, तो 64 सेल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट हियर। तो जब जायगोट बनता है, वो डिवाइड होता है, रिडिवाइड होता है, 2 सेल्स बनते हैं, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर धीरे धीरे ऊपर इस फैलोपियन ट्यूब से स्लोली रीच अप होता है अप टू यूट्रीन वाल। अब जो ही ये 4 डेज के बाद यूट्रीन वाल तक पहुंचा है, अब वहाँ पे आफ्टर 6 और 7 days इट रीच अप टू द फाइनल स्पॉट। यूट्रीन वॉल में इसके लिए एक ख़ास जगह है जहाँ पे इसको फिक्स होना है, अटैच होना है, एम्बेड होना है। तो वही प्रोसेस कि जहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट को अटैच होना है विद दिस यूट्रीन वॉल, दिस इज़ द यूट्रीन वॉल ऑफ द मदर, दिस इट इज़ एपिडर्म्स। तो ये ब्लास्टोसिस्ट है, यानी कि आफ्टर 7 days एक अपनी मखसूस जगह पे पहुंचता है, एक फिक्स्ड स्पॉट पे पहुंचता है, तो उस साइड से अटैच होता है विद एपिडर्म्स ऑफ यूट्रीन वॉल, जिस साइड से इनर मॉस ऑफ सेल्स यहाँ पे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि ब्लास्टोसील होती है और साइड में एक कवरिंग होती है, सिंगल कवरिंग ऑफ सेल्स विच आर नोन एज ट्रोफोब्लास्ट्स या ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ सेल्स। तो एक साइड में इनर सेल मॉस होता है, वो एम्ब्रियोनिक साइड कहलाता है, तो दूसरा एब एम्ब्रियोनिक, तो बीच में ब्लास्टोसिस्ट कैविटी और ब्लास्टोसील। तो जो ये इनर मॉस ऑफ सेल्स होते हैं, इसी साइड से ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है विद यूट्रीन वॉल, एंड दिस प्रोसेस स्टार्ट्स at the onset of 8th day. So students, I am trying here to convince you what actually implantation is. So implantation is the process, actually it is the process of attachment of blastocyst to the uterine wall of the mother। वो प्रोसेस जिसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट 7वें या 8वें दिन पे अटैच होता है यूट्रीन वॉल के साथ, ताकि फर्दर डेवलपमेंट हो जाए, ताकि एम्बेड हो जाए, ताकि ये पूरा इम्प्लांट हो जाए इनसाइड द यूट्रीन वॉल, और वहाँ ये प्लेसेंटा वगैरह बने और इसको नूरिशमेंट मिले फ्रॉम मदर्स साइड।
तो इस तरह से उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये ब्लास्टोसिस्ट, इसका अटैच होना, इसका एम्बेड होना, ये प्रोसेस होती है कि इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन ये है कि इम्प्लांटेशन एक्चुअली होता क्या है। सो इम्प्लांटेशन एक्चुअली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेरिन वॉल एट द ऑनसेट ऑफ 7th और 8th डे, स्पेशली एट द ऑनसेट ऑफ 8th डे। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको एक्चुअली आप बताने जा रहा हूँ, ये मैं इसलिए आपको दिखाता हूँ कि जो ही आप पढ़ोगे साथ साथ समझोगे भी, आपको नोट भी मिलेगा और आप इसको पेन डाउन भी कर सकते हो। तो इट ऑकर्स अबाउट आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया कि जब 8th डे स्टार्ट होता है तो ट्रोफोब्लास्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट इस यूट्रीन वॉल में एम्बेड होता है। अब हमें मैकेनिज़्म देखना है कि ये ट्रोफोब्लास्ट जो होता है एक्चुअली ये कैसे एम्बेड होता है इनटू द यूट्रीन वॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो, आपको ये जानना चाहिए कि जो ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है सेल्स की, जैसे कि ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये डिवाइड होती है इनटू 2 लेयर्स। यानी कि इस ब्लास्टोसिस्ट सेल की 2 लेयर्स बनती है, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है एंड दैट इज़ नोन एज सिनशायोट्रोफोब्लास्ट, सिनशायोट्रोफोब्लास्ट। जो इनर वाली होती है एंड दैट लेयर इज़ नोन एज साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ दूसरे एक फिगर में कि सिनशायोट्रोफोब्लास्ट क्या होती है तो साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होती है। एक्चुअली जब इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो हमारा जो ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है सेल्स का, इसको 2 लेयर्स बनती हैं। जो बाहर की होती है यानी कि विच फेसेस टुवर्ड्स दिस यूट्रीन वॉल, ये सिनशायोट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होती है ये टुवर्ड्स होती है यूट्रीन वॉल, और जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है दैट फेसेस टुवर्ड्स द इनर मॉस ऑफ सेल्स, यानी कि वो इस तरफ होती है, और ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर वो यूट्रीन वॉल ऑफ द मदर की तरफ होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सिनशायोट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं ये एम्बेड स्टार्ट होते हैं इन द यूट्रीन वॉल ऑफ द मदर। तो हम आगे और चलते हैं, देखते हैं कि आगे इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, जो इसका ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है, जब ये डिवाइड होता है, फिर डिवाइड होने के साथ साथ ये धीरे धीरे फिर इम्प्लांट होता है। यानी कि ऐसे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये धीरे धीरे इम्प्लांट होता है इन द इंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द मदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा एम्बेड होता है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वहाँ पे बनाता है ताकि नरिशमेंट इस एम्ब्रियो को हासिल हो जाए फ्रॉम मदर साइड। तो इम्प्लांटेशन का मेन मतलब ये, इसका मकसद तो यही होता है कि जो ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे बना ये एम्बेड हो जाए, इम्प्लांट हो जाए into the endometrium wall of the mother so that it could get nourishment from the mother's side and this embryo gets into fully developed force till birth। तो कैसा होता है फर्दर इसमें क्या होता है, जो हमारा यहाँ तक मैंने आपको दिखाया था कि जो ये ट्रोफोब्लास्ट होता है ये डिवाइड होता है, आउटर सिंसेयर ट्रोफोब्लास्ट जो फेस करता है टुवर्ड्स दिस मदर्स यूटेरिन वॉल, और दूसरा जो इसका होता है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है दैट फेसेस टुवर्ड्स द इनर मॉस ऑफ सेल्स। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो इनर मॉस ऑफ सेल्स होती है अब ये 2 हिस्सों में तकसीम होती है। द सेल्स ऑफ द इनर मॉस नाउ डिफ्रेंशिएट इनटू 2 लेयर्स। यहाँ तक हमने देखा था कि ट्रोफोब्लास्ट पहले 2 लेयर्स में डिवाइड होता है, सिंसेयर ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब इसके साथ साथ और एक डिवीजन होता है जो यहाँ पे हमारा इनर मॉस ऑफ सेल्स है विच आर एक्चुअली द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दैट इज़ वाई दिस साइड ऑफ दिस ब्लास्टोसिस्ट इज नोन एज embryonic pole।
तो ये जो इसका अपोजिट होता है इसको हम कहते थे एब एम्ब्रियोनिक पोल। तो एम्ब्रियोनिक पोल इसीलिए, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले लेसन में बताया था कि जो ये इनर मॉस ऑफ सेल्स होते हैं दे एक्चुअली फॉर्म द बेसिस ऑफ फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अब इनको डिवाइड होना है तो यहाँ पे इनकी भी दो लेयर्स बनती हैं। तो दो लेयर्स क्या होती हैं, एक लेयर जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब ये डिवाइड हो गया एक लेयर यहाँ पे होती है, इसमें क्यूबॉइडल सेल्स बनते हैं। क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं लेकिन थोड़ी बहुत स्मॉल होती हैं। तो एक लेयर क्यूबॉइडल सेल्स विच आर ऑफ स्मॉलर इन साइज, तो उसका नाम होता है हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट। सो इनर मास ऑफ सेल्स जो एक्चुअली ये हैं ये डिवाइड होती हैं, तो इट फॉर्म्स वन लेयर which are smaller in size and are cuboidal, and that very layer is known as hypoblast। और इसके साथ साथ यहाँ पे दूसरी एक लेयर बनती है, वो कॉलमनर होते हैं। कॉलमनर सेल्स का एक्चुअली मतलब होता है कि थोड़े लंबाई में कम लंबाई में ज़्यादा होते हैं और चौड़ाई में कम होते हैं, और क्यूबॉइडल का मतलब है कि क्यूब टाइप होते हैं। तो ये जो एक कॉलमनर सेल्स होते हैं ये एक्चुअली लार्ज सेल्स होते हैं। तो ये एक दूसरी लेयर वहाँ पे बनाते हैं एंड दैट लेयर इज़ नोन एज एपीब्लास्ट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ज़रूरी कि इनर मॉस ऑफ सेल्स गेट डिफरेंशिएटेड इनटू टू लेयर्स, दैट इज क्यूबॉइडल स्मॉल सेल्स नोन एज हाइपोब्लास्ट एंड कॉलमनर लार्ज सेल्स नोन एज एपीब्लास्ट। अब हमारा इनर मॉस ऑफ सेल्स दो लेयर्स में डिवाइड हो गया। अब क्या होता है, दोनों ये हाइपोब्लास्ट लेयर ऑफ सेल्स और एपीब्लास्ट लेयर ऑफ सेल्स ये दोनों एक डिस्क बनाते हैं, जैसा कि ये हमारी डिस्क है, एंड दिस डिस्क इज़ नोन एज एम्ब्रियोनिक डिस्क। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे एक निशान लगाया है, इसका नाम लिखा है यहाँ पे मैंने एम्ब्रियोनिक डिस्क। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें एक लेयर बनती है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की आउटर तरफ, तो वो होता है संचय ट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर की तरफ होता है दूसरा, तो वो है साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसेट्रोफोब्लास्ट और इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये इनर मास ऑफ सेल्स की जो लेयर्स होती हैं, या ट्रोफोब्लास्ट की, सिंसेट्रोफोब्लास्ट या साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये सारी लेयर्स मिलके एक डिस्क बनाती हैं एंड दैट डिस्क इज नोन एज एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो ये एम्ब्रियोनिक डिस्क क्या होता है, ये बाद में एक्चुअली डेवलप होता है इनटू प्लेसेंटा। ये डेवलप होता है प्लेसेंटा। दिस एम्ब्रियोनिक डिस्क देन डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो इन प्लेसेंटल मैमल्स, यानी कि ये एम्ब्रियो में डेवलप होता है। जो यहाँ पे ये एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है, इसमें फिर ये एम्ब्रियो पूरा इसमें बनता है प्लेसेंटल मैमल्स में, उन मैमल्स में जिनमें प्लेसेंटा बनता है, जो एक लिंक होता है बिटवीन द मदर एंड द फोर्ट्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फोर्ट्स क्या होता है और एम्ब्रियो क्या होता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जैसा कि जाइगोट बन गया, फिर ब्लास्टोसिस्ट बन गया, तो एम्ब्रियो यही डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन अप टू 56 डेज, यानी कि 2 महीने तक। जाइगोट बनने के बाद 2 महीने तक जो डेवलपमेंट होती है अंदर इस बच्चे में के बनने में, तो वो अर्ली एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, तो उस वक्त हम उस ऑफस्प्रिंग को एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। लेकिन 2 महीने के बाद, यानी कि आफ्टर 8 वीक्स टिल बर्थ, जो ये एम्ब्रियो होता है इसको हम वहाँ पे फोर्ट्स के नाम से जानते। तो ये मेन डिफरेंस है यहाँ पे, यानी कि एम्ब्रियो अर्ली डेवलपमेंट होती है, इसकी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अप टू स्टेज ऑफ दिस 8 वीक्स या 2 महीने तक। तो 2 महीने के बाद से लेकर डिलीवरी तक जो वहाँ पे ऑफस्प्रिंग होता है, तो इसको हम फोर्ट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन का मकसद क्या है, तो इसका मैकेनिज़्म कैसे होता है कि ये पहले ये डिवाइड होता है ट्रोफोब्लास्ट, सिंसेट्रोफोब्लास्ट में और साइटोट्रोफोब्लास्ट में, फिर इनर मास ऑफ सेल्स डिवाइड होती है क्यूबाइडल सेल्स में जो स्मॉल होते हैं जिनको हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं, और दूसरा कॉलमनर सेल होता है जिनको हम एपीब्लास्ट कहते हैं। तो ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों मिलकर, और सेंसेट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट मिलकर ये एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाते हैं प्लेसेंटल मैमल्स में। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं
कि आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये ब्लास्टोसिस्ट जब बनता था, तो जब ब्लास्टूला बनता है एट 64 सेल स्टेज, पहले वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे जूना पेलेस्ट्रा थोड़ा ऐसा होता है, रप्चर्ड होता है। तब तक ये पूरा इंटैक्ट होता था, मारूला तक ये पूरा इंटैक्ट होता था। लेकिन जब ब्लास्टूला बनता था तो ये हमारा जो जूना पेलेस्ट्रा आफ्टर कवरिंग ये लेयर होती है, यह रप्चर होता है। तो यहाँ तक हम देखेंगे आपकी इस जूना पेलेस्ट्रा का काम होता था यहाँ तक। तो एक्चुअली जो ये जूना पेलेस्ट्रा होता था कि हमने ये कहा था कि एक ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और दूसरा इसका मेन फंक्शन होता है जूना पेलेस्ट्रा का कि ये तब तक इस ब्लास्टोसिस्ट को अटैच नहीं होने देता है इस इंडोमेट्रियम वॉल के साथ, यूट्रीन वॉल के साथ ऑफ द मदर, जब तक नहीं एक ख़ास मखसूस जगह तक पहुंचता है जो उसका फाइनल स्पॉट होता है जहाँ पे इसको फिक्स होना होता है, तब तक ये इसके साथ साथ रहता है। तो जो ही जूना पेलेस्ट्रा को ये लगता है कि नाउ दिस blastocyst have reached to its original spot, to its proper spot where it now needs to get attached and embedded, तो ये क्या होता है, ये थिन होता है धीरे धीरे, और थिन होने के बाद डिसअपियर होता है। तो वहाँ पे कुछ सिटिक सेल्स होते हैं और फैगोसिटिक सेल्स होते हैं ट्रोफोब्लास्ट की, वो एक्सपोज होके वहाँ पे उसका एक्शन होता है यूट्रीन वॉल के साथ, और जो वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट दिखाते हैं फिर इसकी इम्प्लांटेशन की। तो इम्प्लांटेशन तभी होती है जब जूना पेलेस्ट्रा को लगे कि अब ब्लास्टोसिस्ट एक खास प्रॉपर जगह पे पहुंच गया है, तो वहाँ पे इसका ये धीरे धीरे डिसअपियर होता है। तो वहाँ पे जो ये सिटिक सेल्स होते हैं इस ट्रोफोब्लास्ट की, और फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, वो एक्सपोज होके मिलती हैं, उनका एक्शन अब होता है इस इंडोमेट्रियम वॉल पर, तो वहाँ उस एक्शन की वजह से फिर धीरे धीरे इम्प्लांटेशन होती है। तो इसके साथ साथ वहाँ पे हमें थोड़ा देखना है कि हार्मोन का क्या काम होता है। तो एक हार्मोन है वहाँ पर HCG, जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो ये HCG ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ये एक्चुअली रिलीज होता है इसी ट्रोफोब्लास्ट लेयर से, जो कि मैं ये दिखाता था कि ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है साइड में, इसी ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ये HCG ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है उसकी इस प्रॉपर्टीज से मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया था कि ओवुलेशन में जब सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है इस oogenesis में, तो वहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, जो ही सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो गए तो इसकी एक कवरिंग बनती है, तो उसका हम नाम रखते थे कॉर्पस ल्यूटम। तो यहाँ पे वो काम लेता है ये HCG क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटम बनता है। तो कॉर्पस ल्यूटम ये HCG इसमें इनिशिएट करता है इस कॉर्पस ल्यूटम में कि ये इस प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करे। तो प्रोजेस्टेरॉन की प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडोमेट्रियम वॉल, जो इंडोमेट्रियम वॉल होती है अंदर, तो इसको डेवलप होने में मदद देता है। जब ये फुली डेवलप होगा तभी ब्लास्टोसिस्ट हमारा जो है वहाँ पे इम्प्लांट होगा। तो इंडोमेट्रियम वॉल का वहाँ पे बनना ज़रूरी है, जो यही हार्मोन मदद देता है उसके बनने में, जो कॉर्पस ल्यूटम से निकलता है। लेकिन कॉर्पस ल्यूटम यहाँ पे इसको कौन इनिशिएट करता है कि आप इस प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करें, यही HCG हार्मोन। तो इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन की एक और क्वालिटी होती है कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वहाँ पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूक्स को रिलीज़ करते हैं। तो इस म्यूक्स की एक उसका जो मेन फंक्शन होता है कि वो प्रोटेक्टिव एक लेयर बनाता है इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट to protect the developing foods inside from different sort of functions। तो यहाँ पे और ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है इस म्यूक्स की सिक्रीशन को, ताकि जो सर्विकल कैनाल है वहाँ पे एक प्लग बने, किसका, म्यूक्स का, जो कि एक प्रोटेक्टिव प्लग होता है, जो कि प्रेगनेंसी को अंदर फॉर डेवलपिंग फूड्स को बचाता है इन डिफरेंट वेज। तो स्टूडेंट्स, ये आज का क्लास था इम्प्लांटेशन कैसे होता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, रोल ऑफ ज़ोना पेलेस्ट्रा क्या होता है, और ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है उसका रोल क्या बनता है इसमें। तो होप आपने ये क्लास फुली अंडरस्टूड किया होगा। तो ये क्लास था ज़ूलॉजी 12th मेडिकल स्ट्रीम के लिए। होप आपने इसको अंडरस्टूड किया है होगा वेरी नाइसली।
अगर कोई भी आपको फीडबैक चाहे तो प्लीज़ फील फ्री टू मेल मी, टू राइट मी ऑन माई नंबर। जो नंबर आपके पास ऑलरेडी है उस पर लिखिए। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो गया या कुछ और क्लैरिटी चाहे तो आप आराम से लिख सकते हो। थैंक यू।